नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रमोद सारंग सर हिंदी में। तो दोस्तों ये अगली वीडियो है, इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेंगे सब लोग। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है ये हमारा काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने काव्य शास्त्र के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। जो काव्य शास्त्र की प्रमुख काव्य शास्त्रीय प्रमुख आचार्य रहे हैं उनके बारे में उनका परिचय मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा काव्य शास्त्र ही है, ठीक है जी। क्या है दोस्तों, हमारा काव्य शास्त्र है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, ठीक है। चलिए, और उनमें से काफ़ी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या है कि प्रमुख काव्य शास्त्र ग्रंथ एवं उनसे संबंधित जानकारी, ठीक है। प्रमुख काव्य शास्त्र ग्रंथ एवं उनसे संबंधित जानकारी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है दोस्तों नाट्य शास्त्र। कौन सा दोस्तों? नाट्य शास्त्र है। हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। ये भरत मुनि जी का लिखा हुआ है। किसका? भरत मुनि, जो उनके इनके आचार्य हैं, ठीक है, रस से संबंधित। तो भरत मुनि ने स्वयं पंचवेद कहा। क्या कहा दोस्तों? उसको स्वयं पंचम वेद कहा है। ये ध्यान रखना, क्या कहा है? भरत मुनि ने स्वयं इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा है। इसमें 36 अध्याय हैं तथा जो है और लगभग 5000 श्लोक हैं। कितने श्लोक है दोस्तों? लगभग 5000 इसके श्लोक हैं। तो ये ध्यान रखना, कितने श्लोक है दोस्तों? 5000 इसमें श्लोक दिए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने इसमें श्लोक का वर्णन है। तो 5000 श्लोक है, ठीक है। आगे क्या है? काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया। तो वाचिक अभिनय, कायिक अभिनय, सात्विक और आहार्य, 4 प्रकार के अभिनय माने गए हैं। जब मैं आपको रस सिद्धांत पूरा पढ़ाऊंगा, रस संप्रदाय पढ़ाऊंगा, तो इन अभिनयों के बारे में हम डिटेल में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो केवल वाचिक अभिनय क्या होता है? जो केवल बोलने के आधार पर अभिनय किया जाता है, जिसे एक्टिंग करते हैं, उसमें डायलॉग डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, वो वाचिक अभिनय होता है, ठीक है। अगला ग्रंथ है काव्य अलंकार। इस ग्रंथ में 6 परिच्छेदों में व्यक्त है और रचयिता कौन है दोस्तों? उसके भामह है। काव्यादर्श है, इसके रचयिता दंडी है, जिसमें 4 परिच्छेद। परिच्छेद का मतलब समझिए आप यहाँ पर क्या है? अध्याय। क्या दोस्तों? अध्याय समझेंगे। परिच्छेद का मतलब होता है 4 परिच्छेद और लगभग 650 इसमें श्लोक है। इसमें 6 परिच्छेद है काव्य अलंकार में। काव्य अलंकार सूत्र है एक अगला ग्रंथ। इसकी रचना सूत्रों में, किसमें दोस्तों? सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई है, ठीक है। सूत्रों पर क्या लिखी गई है दोस्तों? वृत्ति भी लिखी गई है। इसके 5 परिच्छेद यानी कि 5 अध्याय हैं और 900 माफ करना 319 सूत्र इसमें दिए गए। कितने दोस्तों? 319 सूत्र इसमें दिए गए हैं, ठीक है। पहले जो थे दोहा वगैरह का प्रयोग ना करके श्लोकों का और सूत्रों का ही प्रयोग किया जाता था दोस्तों संस्कृत ग्रंथों में। अगला ग्रंथ है दोस्तों आपका काव्य अलंकार, जिसमें केवल 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। रचयिता रुद्र है इसके, ठीक है। ध्वन्यालोक है, मतलब ये बहुत सामान्य सी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्वन्यालोक 4 उद्योग यानी कि 4 अध्याय है और कारिका में रचित है। अगला ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, जिसमें 4 उन्मेष यानी कि अध्याय हैं। ये भी कारिका और वृत्ति में रचित ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें 10 उल्लास यानी कि 10 अध्याय हैं। इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। क्या दोस्तों? ध्वनि विरोधी ग्रंथ। इसको नोट कर लेना भाई साहब, ये आपकी परीक्षा में कहीं से भी टपका सकता है, IMP, ठीक है। तो काव्य प्रकाश में क्या है दोस्तों? 10 उल्लास हैं यानी 10 अध्याय और ध्वनि विरोधी यह ग्रंथ माना जाता है। ध्वनि विरोधी मतलब ध्वनि संप्रदाय का विरोध करने वाला या ध्वनि मत का विरोध करने वाला, या कि कह सकते हैं कि जो आचार्य ये मानते थे कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, तो उस चीज का विरोध करने वाला यह ग्रंथ है। चंद्रालोक में 10 मयूख यानी कि अध्याय हैं और 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। यह एक अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? चंद्रालोक। साहित्य दर्पण एक नाम का ग्रंथ है, जिसमें 10 परिच्छेद यानी कि 10 अध्याय हैं। एकावली एक बहुत पिछला ग्रंथ है जो काव्य प्रकाश की शैली पर लिखा गया है, जो मम्मट का काव्य प्रकाश है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अभिनव
भारती, दश रूपक, ध्यान से समझना इन चीजों को, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। ठीक है, ये चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबद्ध हैं। यानी कि नाट्य शास्त्र क्या है दोस्तों? नाटक संबंधी ग्रंथ है। कैसा है? नाटक संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, नाटक संबंधी ग्रंथ है दोस्तों। तो आपके ये चारों भी नाटक संबंधी ग्रंथ माने जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं, ये बहुत खास बिंदु है दोस्तों, काव्य शास्त्र के। अभी तो मैंने केवल आपको परिचय दिया था काव्य शास्त्र के अंतर्गत। पहला जो पॉइंट है, पहला जो अध्याय है काव्य शास्त्र में, काव्य लक्षण ही होता है। काव्य लक्षण का मतलब ये होता है कि काव्य होता क्या है। ठीक है, काव्य के लक्षण मतलब उसके एक तरीके से काव्य किसको कहा जाता है, काव्य के अंदर होता क्या है, किसको काव्य माना जाता है। लक्षण मतलब आपके कहते हैं जैसे आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, मतलब आपको एक तरीके से प्रस्तुत करने वाला, यानी कि एक तरीके से आपकी छवि को बताने वाले जो होते हैं वो लक्षण होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एक्टिविटी जो होती है, कहते हैं ना इस व्यक्ति के लक्षण ठीक नहीं है, तो वो जो लक्षण होते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो काव्य के लक्षण होते हैं वो काव्य को प्रस्तुत करते हैं, काव्य को प्रदर्शित करते हैं कि काव्य होता क्या है। ठीक है, जैसे कि काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। क्या दोस्तों? काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण होती है, यानी कि काव्य की जो परिभाषा होती है वही काव्य के लक्षण माने जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि संस्कृत के साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी में भी, तो कहां दोस्तों? संस्कृत में भी दिए गए हैं काव्य लक्षण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी दिए गए हैं और साथ में हिंदी में भी दिए गए। तो अलग अलग भाषाओं के विद्वानों ने काव्य लक्षण के अलग अलग एक तरीके से लक्षण या परिभाषा प्रस्तुत की है। तो संस्कृत में देखो कहां पर दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम संस्कृत की। तो संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर, ठीक है, किया है। तो काव्य लक्षण को 3 आधारों पर बांटा गया है संस्कृत काव्य शास्त्र में दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन से संस्कृत काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के हैं, 3 कौन कौन से आधार हैं? एक तो शब्द और अर्थ के आधार पर, ठीक है, सीधा सीधा शब्द और अर्थ के आधार पर। दूसरा है शब्द के आधार पर, केवल शब्द के आधार पर। और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। तो 3 प्रकार हो जाएंगे। शब्द और अर्थ को मिश्रित रूप से आधार बनाकर काव्य के लक्षण दिया है। दूसरी जगह केवल शब्द को आधार बनाकर काव्य के लक्षण प्रस्तुत किया है। तीसरी जगह है रस और ध्वनि को आधार बनाकर काव्य के लक्षण को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक? तो शेयर कर देंगे दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ खर्चा होता नहीं है वैसे सब्सक्राइब और शेयर करने में। जैसे आप इंस्टा रील शेयर करते तो ऐसे इसको भी शेयर कर दिया करें, ये ज्ञान की बात है। ठीक है, चलिए शब्दार्थ के आधार पर, यानी कि शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द और अर्थ। देखो अभी मैंने जस्ट अभी बताया था शब्द और अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसका ये आपकी ना दीर्घ संधि बन जाती है, शब्द जमा अर्थ बराबर शब्दार्थ हो जाता है। तो इधर आचार्य लिखे हुए हैं ये वाले, और इधर क्या है काव्य लक्षण क्या है। तो ध्यान से समझना, भामह का ये सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि यह परिभाषा किस आचार्य के द्वारा दी गई है काव्य लक्षण के संबंध में। इस तरह से कि काव्य के लक्षण के संबंध में यह परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको? ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करेंगे भामह की। तो भामह ने जो परिभाषा दी है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ के साथ जो होता है वही काव्य होता है। ठीक है, रुद्रट ने एक और परिभाषा दी है अलग आगे कि ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, वही काव्य है जो शब्दार्थ के साथ है। ठीक है, अगले आचार्य हैं वामन। ठीक है, आचार्य वामन ने क्या कहा है कि काव्य शोभा गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। ठीक है, यानी कि शब्दार्थ तो जो काव्य है शब्द और अर्थ के गुण अलंकार सहित, यानी कि शब्दार्थ। ठीक है, यहां पर कहा गया कि देखो यहां पर शब्दार्थो
गुणालंकार है, संस्कृतयो शब्दार्थो वर्तते, यानी कि शब्द अर्थ के साथ जो काव्य को अलंकृत करे वही शब्द, यानी कि क्या है, वही काव्य है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। कुंतक क्या कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो यहाँ पर यही वाली लाइन ही आपको याद रखनी है। ठीक है, हालांकि इनकी दो पंक्तियां हैं, तो आप कुंतक की व्यापार शालिनी नाम से याद रखेंगे। इनको ट्रिक्स भी बनाकर बना सकते हैं कि ननु रूट गया। ठीक है, शब्दार्थ भामह में से आता है, शब्दार्थ एक साथ का प्रयोग करते हैं दोनों। ठीक है, और कुंतक, ठीक है, व्यापार, कुंतक व्यापार करते तो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक है, तो कुंतल, देखो व्यापार में कुंतल वगैरह मतलब मोल भाव तोल तोल ताल होती है ना, तो कुंतल या कुंतक, तो कुंतक क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, ननु रूठ गए। ठीक है, नन्नु रूद्रट, इस तरीके से याद रखेंगे। वामन क्या है, काव्य शोभाय गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। तो वामन का वर्तते, वामन से वर्तते याद रखेंगे, वामन वर्तते, इस तरह से। अगला है मम्मट, मम्मट है, इनका नाम क्या है, मम्मट। ठीक है, तददोषो, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः क्वापी। तो क्वापी यानी कि मम्मट, क्वापी से यह शब्द याद रखेंगे। मैं तो भाई ऐसे ही याद रखता था, मम्मट का क्वापी। ठीक है, तो तददोषो शब्दार्थो गुणावलंकृति ही पुनः क्वापी, तो मम्मट का है ये। ठीक है, ये काव्य लक्षण मम्मट का है। वाग्भट का ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। गुणा साधु शब्दार्थ संदर्भ अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतः पेतम काव्यम कुर्वीत कीर्त्यते। ठीक है, तो ये किसका है, वाग्भट का है। यहाँ पर आनंदवर्धन का थोड़ा सा प्रसिद्ध है, सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ मत्वमेव काव्य लक्षणम। तो मतलब इतना लंबा सारा ये शब्द जो लिखा है इन्होंने, वो किसका मान सकते हैं, आनंदवर्धन का। ठीक है, राजशेखर का है गुणवदलंकरण वाक्यमेव काव्यम। ठीक है, ये राजशेखर के द्वारा दिया गया लक्षण है। क्षेमेंद्र काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। विद्याधर का खास नहीं है, क्षेमेंद्र का भी खास नहीं है। जो मैंने ज्यादा अंडरलाइन किया है, टिक लगाया, वो ज्यादा ध्यान रखेंगे। शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुर काव्यम, इस तरह से ये विद्याधर की पंक्ति है। ठीक है, अब केवल शब्द के आधार पर काव्य लक्षण जो हो, तीन आचार्यों ने दिए हैं, आचार्य दंडी, जयदेव और जगन्नाथ। तो आचार्य दंडी का ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, इसको केवल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शरीरम तावदिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली। ठीक है, तो ये शब्द के आधार पर काव्य लक्षण की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं, एक तरीके से कहेंगे। शरीरम तावदिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली। जयदेव क्या कहते हैं, निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण भूषा सालंकार रसानेक वृत्तिवाक्यव नाम वाक्य। तो यहाँ पर निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण, रीति गुण सहित भूषित हो, अलंकार सहित हो, रस सहित हो, ये सब वृत्ति सहित हो, सबका नाम क्या है, सबको हम काव्य, देखो क्या, देखो निर्दोष हो मतलब बिना दोष के, बिना दोष के, रीति सहित हो, विभूषित हो, अलंकार हो, उसमें रस हो, वृत्ति हो, सबके साथ में जो काव्य हो वही काव्य लक्षण कहा है इन्होंने। जगन्नाथ क्या कहते हैं, ठीक है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ये बहुत पूछा गया है परीक्षा में। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, इनका पूरा क्या नाम है, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रस और ध्वनि के आधार पर जो तीसरा आधार था, इसमें केवल दो ही हैं,
आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये क्या कहते हैं, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये रस और ध्वनि के आधार पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल रस के आधार पर बात की गई है कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य, तो ये रस के ऊपर विषय में कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। ध्यान रखेंगे, जो काव्य रस से युक्त है वही काव्य है। ये बहुत पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान रखना है ये वाला। और पिछले वाला जो है ये रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, और ये तो खैर ये विच्छिन्ना पदावली भी पूछा गया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। भोजराज क्या करते हैं कि निर्दोष गुणाव काव्यम अलंकार अलंकृत अलंक्रम रसान्वितम कवि कुर्वन कीर्ति प्रतीच विंदती। यानी कि यहाँ पर निर्दोष हो मतलब दोष रहित हो। निर्दोष का मतलब क्या होता है, दोष रहित। ठीक है, गुण सहित, दोष रहित, गुण सहित, काव्य अलंकार सहित, रस सहित, तो ये सब जो है भोजराज ने कहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा संस्कृत के शब्द हैं, थोड़ा कठिन होता है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा पढ़ने में कठिन हो जाता है, कोई नहीं। चलिए, बस हमें इसकी पहचान करनी है कि ये कहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन हिंदी कवियों के द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए थे। कौन सा दोस्तों, मध्यकाल में। तो मध्यकाल में यानी कि एक तरीके से, थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा आपको। चलिए, मध्यकाल का मतलब है जो भक्ति काल में या रीति काल में जो कुछ आचार्य रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी बात करते हैं केशवदास, तो केशवदास है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। तो ये बहुत बार पूछा गया है, और जस्ट मुझे लग रहा है ये भी 18-19 के में भी पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, केशवदास, आचार्य केशवदास संस्कृत के रीति काल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता में। जैसे कि एक वनिता यानी कि एक स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती है, वैसे ही कोई काव्य भी बिना अलंकारों के सुंदर नहीं लगता है। ठीक है, श्रीपति यद्यपि दोष बिन गुण सहित, यद्यपि दोष के बिना और गुणों के सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि बिना दोष के हो, गुणों के साथ हो, अलंकार से लीन हो, उसी को हम कविता कहते हैं। चिंतामणि क्या कहते हैं कि सगुण अलंकारन सहित, सगुण मतलब गुणों के साथ हो, अलंकारों के साथ हो, दोष रहित हो, जो दोष रहित जो होई शब्दार्थ वासो कवित, शब्दार्थ वासो कवित मतलब उसके जैसा कवित, विविध कहत सब कोई, तो ऐसा हर कोई कहे जैसा जिसमें गुण हो, अलंकार हो, दोष रहित हो। कुलपति मिश्र क्या कहते हैं, दोष रहित अरु गुण सहित, दोष रहित हो, गुण सहित हो, कछुक अल्प अलंकार, कुछ एक अलंकार हो, शब्द अर्थ सो कवित है, शब्द अर्थ और कवित है, ताको करो विचार, उस पर विचार करो। सूरत मिश्र कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक हुई, निपुण कर्म कवि जो जूत ही काव्य कहते सब कोई। और वही मनोरंजन के लिए पर रीति अलौकिक हुई, उसकी रीति अलौकिक हो और मनोरंजन सहित हो, उसमें मनोरंजन का वर्णन हो। कविदेव कहते कि शब्द जीवत ही अर्थ मन, रस में सुजस शरीर, चलत हवे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। तो शब्द जीवित हो तथी अर्थ मन हो। ठीक है, यानी कि जैसे जीव एक आत्मा होता है, उसमें शब्द, तो शब्द को क्या माना गया है, जीव का शरीर माना गया। ध्यान से, बहुत गहरी चीज कही गई है। तिथि तिहि अर्थ मन, और अर्थ जो होता है मन, जैसे कि शब्द दिखाई देता है तो शरीर भी दिखाई देता है, अर्थ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मन दिखाई नहीं देता। जैसे जीवात्मा का, जीव जो होता है उसके शरीर में एक आत्मा होती है जो अदृश्य होती है, इसी प्रकार शब्द जो होता है उसके अंदर अर्थ एक अदृश्य होता है। तो शब्द जीवा हो, जीव हो, अर्थ मन हो, रस में सुजस शरीर, और पूरा शरीर क्या है, मन, पूरा शरीर रस के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लक्षण दिए गए हैं। अब तुलसीदास जी भी पीछे नहीं रहे भाई साहब, तुलसीदास जी ने भी कुछ ना कुछ बात इनके बारे में कही कि कीर्ति भनित भूति भले सोई, सुर सर सम सब कहें तो कोई। कीर्ति भनित भूति भले, मतलब कीर्ति,
कीर्ति मतलब एक तरीके से प्रतिष्ठा सम्मान जो होता है। भनित भूत बल सोई सुरसरी सम सब कहें थोई। तो सुरसरी मतलब एक तरीके से देव नदी के बराबर काव्य होना चाहिए, जो सबको पुण्य देता चले, सबका भला करता हुआ चले। ठीक है, आगे है सोमनाथ। सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। यानी कि सगुण पदार्थ के साथ दोष के बिना पिंगल मत अविरुद्ध, ठीक है, और भूषण जुत कवि कर्म जो, ऐसा जो कवि का जो कर्म हो सो कवित कही शुद्ध। मतलब एक तरीके से शुद्ध शब्दों का, शुद्ध कविता का प्रयोग करके ही काव्य को लिखा जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, आगे है भिखारी दास कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। रस क्या है? कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल। गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। तो दूषण करे करूपता, तो कवि जहां पर आपके काव्य में सुंदरता होगी वो किससे भरी होगी? रस से, अलंकार से। तो भूषण यहाँ पर अलंकारों को कहा गया है। ठीक है, तो कविता में कविता रस कविता को अंग हो, भूषण है भूषण सकल, सुंदर उसको सुशोभित करेगा अलंकार। तो इस तरह की कविता होनी चाहिए जिसमें अलंकार हो, रस हो। तो कुल मिलाकर सभी ने ज्यादातर अपने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। अब बात आती दोस्तों हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। जो हिंदी के वर्तमान विद्वान है, ध्यान से समझना, हिंदी के जो वर्तमान विद्वान है वो काव्य लक्षण की परिभाषा किस प्रकार देते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये थोड़ी गहरी बात है और थोड़ी सी एक आलोचनात्मक बातें हैं ये। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको तो भाई साहब नोट कर लो, इस शब्द इस वाली पंक्ति को। साहित्य क्या है दोस्तों? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। हालांकि ये साहित्य की परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल काव्य लक्षणों के विषय में जो विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अंतःकरण की वृत्ति के चित्र का नाम कविता है। तो यहाँ पर कविता के लिखा गया कि अंतःकरण की वृत्ति के, जो अंतःकरण मतलब अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं, के चित्त का नाम, चित्त कह सकते हैं, पर चित्त का नाम कविता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस बात को। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। ये महावीर प्रसाद जी की बात है, ये भी कथन महावीर प्रसाद जी का है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है। देखो फिर से समझिए, जो मनोभाव होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, जब वो शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तो वही कविता कहलाती है। चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक, मतलब चाहे वो कविता हो जैसे गद्य पद्य, चाहे दोनों में से कुछ हो, वो दोनों ही क्या है? जब मन के भाव हो, वो शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तो कविता कहलाती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार, ये बहुत खास है भाई साहब, मतलब इसको वेरी 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 IMP कर लेंगे, इतना खास है ये। जिसमें जितने वेरी वेरी लगाए जाए उतने ही इसमें कम पड़ेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, हृदय की साधना, ठीक है, सॉरी, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए दोस्तों, किसकी? हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे हम ज्ञान दशा कहते हैं, उसी प्रकार जब हृदय की मुक्तावस्था हो जाती है, हृदय मुक्त हो जाता है, तो उसे हम रस दशा कहते हैं। यानी कि हृदय किसी भाव से युक्त हो जाता है, तो उसी हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव योग। भाई क्योंकि जब हमारा हृदय किसी भाव से व्यक्त होगा और वो कुछ ना कुछ शब्द लिखेगा, तो वो जो शब्द लिखे जाएंगे वही कविता कहलाती है। ठीक है, और कर्म योग दोस्तों, भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं।
तो उसे हम भाव योग मानते हैं, और भाव योग को हम कर्म योग के समान और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी की परिभाषा है, जरा ध्यान से समझ लेना। और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे तो टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, ये सारी पीडीएफ, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम, किसी भी राज्य की परीक्षा दे रहे हैं साहित्य से, तो साहित्य ये कंपलसरी है, काव्यशास्त्र यूजीसी नेट में तो आता ही आता है, खैर ये। ठीक है, तो ये सब जगह काम आएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं आचार्य शुक्ल के सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान। देखो, सत्वोद्रेक, सत्व का उद्रेक जो होता है, इसका मतलब होता है सत्य को उद्गारित यानी कि उत्पन्न यानी कि आगे बढ़ाने वाला जो एक स्थिति होती है, यह हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान जो होता है। शब्द विधान मतलब कुछ भी लिखना या बोलना जो होता है वह काव्य होता है। उसे ये किसने बात कही दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है दोस्तों कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा ना हो, सॉरी, मन में गति और शांति पैदा ना हो, यहां पर हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, ठीक है, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने के का अधिकारी नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने एक साहित्य की एक छोटी सी पहचान बताई है कि साहित्य में ये चीजें नहीं होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक छोटी सी पंक्ति और कही है प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी, की साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या दोस्तों? साहित्य जीवन की आलोचना है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि काव्य संसार के प्रति कवि की, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये थोड़ा सा कठिन है वाक्य, गुलाब राय जी का है कि काव्य संसार के प्रति, कौन सा दोस्तों? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त, मतलब भाव प्रधान होनी चाहिए। व्यक्तिक संबंध मतलब एक तरीके से जैसे दो लोगों से जुड़ाव जो रहता है, मतलब रिलेशंस जो रहते हैं, कहते हैं ना भाई का, बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा, तो ये सब सारे रिश्ते वाले, तो सारे रिश्ते से अलग मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई, कल्पना के सांचे में मतलब कल्पना से, कल्पना ही वो होनी चाहिए। ठीक है, श्रेय की प्रेरूपा मतलब जिसको आप, जिसके प्रति आप वो कविता लिख रहे हैं उसे श्रेय कहा जाता है। प्रेरूपा, प्रेरूप मतलब प्रेम रूपी यानी कि उससे जुड़ाव जो लगाव होता है। प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, प्रभाव उत्पादक मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाली अभिव्यक्ति ही काव्य कहलाती है। ये डॉक्टर गुलाब राय को कहते हैं। आगे है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया भाई साहब कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये इतना ही पूछा जाता है। वैसे तो मैंने आपको पूरी पंक्ति लिख दी है, ठीक है, जिससे कि आपको याद रखे कि जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। मतलब विज्ञान क्या करता है, विश्लेषण क्या करता है, मतलब तर्क करता है और प्रमाण मांगता है। तो काव्य ऐसा नहीं है, मतलब काव्य के अंदर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ प्रमाण होता है वह विज्ञान होता है, और जहाँ प्रमाण नहीं होता वो विज्ञान से हटके होता है, यानी कि उसे हम काव्य कहते हैं। वहां ही उसी को हम श्रद्धा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर अगर तर्क की बात करने तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ कहीं श्रद्धा आवश्यक होती है, कहीं पर तर्क आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन कभी कहीं दोनों चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए, कविता हमारे, ये बहुत बार पूछा गया, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत जी इस बात को कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, फिर से समझिए कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण,
और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। भाई वाह, जैसा कवि अनुभूति कर रहा है ऐसा कोई दूसरा भी करेगा। क्यों? जब वह उस काव्य को पढ़ेगा। जैसे कि हमने मान के चलिए, हमने पढ़ा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो कवि के मन में उस समय था कविता लिखने के समय पर, ऐसा ही तो हमारे मन में भी उत्पन्न हो रहा है ना अब। मतलब एक तरीके से वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। तो देखो, अगर यहां पर महादेवी वर्मा जी एक बात कह रही है कि भाई जैसे कांटे की अनुभूति कैसे होती है, हम किसी को कांटा लगा दें, कांटा चाहे कांटा लगा हाय लगा, तो कांटा लगा किसी को, अब हमने वो कांटा किसी दूसरे को लगाया, मतलब हमारे पैर में कांटा चुभा, तो कैसे दर्द हो रहा है कि हाँ, कैसे हो रहा दर्द, उसको चुभा दो कि ऐसे हो रहा है, तो बितक जाएगा। कांटा क्यों चुभाया? कि भाई तूने तो पूछा तो मतलब वो हमने उसको दूसरे को कांटा चुभोकर हमने कांटे चुभने की अनुभूति उसको बता दी, उसको पता चल गया कि हाँ भाई कांटे का दर्द ऐसा होता है। लेकिन कवि क्या करता है, बिना कांटा चुभाए भी उसकी अनुभूति करा सकता है। तो कवि के अंदर ये शब्द होते हैं, मतलब कवि के अंदर ये एक तरीके से विशेषता होता है कि कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा सकता है। तो कवि के शब्दों में इतना दम होता है, इतना प्रभाव होता है कि वो बिना कांटा चुभाए या बिना दर्द के ही दर्द महसूस करा देता है। तो होता नहीं ऐसा, जैसे कि हम वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर वीर रस उत्पन्न हो जाता है, और मतलब किसी की वीर गति की बात करता है कोई कवि तो हमारे अंदर भी वो रोना आ जाता है एक तरीके से, मतलब वीरता का भाव आ जाता है। कहीं करुणा की बात करते तो करुणा का भाव आ जाता है। तो वो क्या करता है, कवि अपने शब्दों के माध्यम से ही श्रोता या पाठक को बांध देता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक यानी कि नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये परिभाषा है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी की। ठीक है, आज हम केवल इतना ही करेंगे। ठीक है, ये दो और पढ़ लेते हैं। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे फिर से महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। किसकी उक्तियों में चमत्कार, उक्ति मतलब बात होती है, उक्ति का मतलब होता है बात, बातों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई सीधी सी बात है, जब कविता में कोई विलक्षणता कोई चमत्कार नहीं होगा तो उसके आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? बोर हो जाएंगे। एक स्थान पर इन्होंने सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना को काव्य माना है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, बात समझ में आ रही दोस्तों आपको? तो ये यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। तो ये भी कर लेते हैं। कल से हम जो अगली क्लास है वो पाश्चात्य काव्य लक्षण पढ़ेंगे थोड़े से, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अगला चैप्टर करेंगे। तो बस ये और कर लेते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। कैसा दोस्तों? रसात्मक शब्दार्थ यानी कि रस से युक्त शब्दार्थी काव्य है, और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। छंदोमय यानी कि छंद से युक्त विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र। काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति ही काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र का अगला एक अलग कथन है कि काव्य आत्मा अभिव्यक्ति यानी कि आत्मा की अभिव्यक्ति। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये अज्ञे जी कहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, सुदामा पांडे धूमिल जी कहते हैं इस बात को। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, ये पूछी गई है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ठीक है, तो आप मेरा जो है इंस्टा पर जो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, IM प्रमोद सारंग नाम से है। ठीक है, IM प्रमोद सारंग। ठीक है,
और यही इंस्टा पर, ठीक है, ठीक है, यही इंस्टा पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पर इंस्टा पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और ठीक है, तो यूट्यूब पर तो खैर आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा साहित्य, पूरा काव्य शास्त्र, पूरी यूजीसी नेट की तैयारी मैं आपको फ्री कराऊंगा, वो भी बेहतरीन वाली, जिससे कि आपका भी यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हो, जैसे कि मेरे और अन्य पुराने विद्यार्थियों का हुआ है, ठीक है। वो उनकी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो आप देख लेना शॉर्ट्स में, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना इसको, ठीक है, और अपने अपने एक बार स्टेटस पर अवश्य लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।